अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इजराइल का जंगी जुनून एक दर्जा और बढ़ गया और आज उसने ईरान पर फ़िज़ाई हमला भी कर दिया। ईरान के शहर तेहरान, मशहद, शिराज और कर्ज में बमबारी की खबरें, साथ ही साथ इजराइल का पासदाराने इनकलाब के दफ्तर को निशाना बनाने का दावा। इजराइल का शाम और इराक के शहरों पर फ़िज़ाई हमला। शाम में दमिश्क जो कि दारुल हुकूमत है और इराक के शहर तकरीत पर फ़िज़ाई कार्रवाई। इजराइल का ईरान में 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा, जबकि दूसरी जानिब ईरान ने तरदीद की है, उसका दावा मुस्तरद कर दिया और अपनी फ़िज़ाई हदूद भी बंद कर दी हैं। इस मौके पर पाकिस्तान समेत जो अरब ममालिक हैं उन्होंने शदीद इसके ऊपर एहतजाज किया और इन हमलों की शदीद मज़म्मत की। अमेरिका ने अपनी पोजीशन क्लियर की और वाइट हाउस का ईरान पर हमलों में अमेरिका मुलव्विस नहीं है। और दूसरी जानिब इस वक्त इजराइल को बल्कि ईरान को जवाबी हमले से बाज रहने की इजरायली धमकी भी दी जा रही है और बरतानवी वज़ीर आज़म का भी कहना है कि ईरान को हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए। दुनिया इस वक्त मुनक़सिम है। इस वक्त जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, वो इस वक्त मुनक़सिम हैं। मामला कहाँ तक जाएगा और ये हमला जो है कितना सीवियर था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हालात कुछ और बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे, ख़तरनाक हमलों की धमकी दी जा रही थी, लेकिन इजराइल की कार्रवाई थोड़ी महदूद स्केल के ऊपर इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि हमले जो हैं वो उनकी जो जोहरी तनसीबात हैं उसके ऊपर नहीं किए गए, जो ऑयल प्रोडक्शन जो उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जो मराकीज़ हैं, वहाँ पर नहीं किए गए। तो ये स्ट्राइक्स जो हैं उनका ये स्केल, ये खुद क्या कह रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इससे जो दो तीन बातें सामने और साबित होती हैं वो ये हैं कि आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से अमेरिका और इसराइल के दरमियान हाईएस्ट लेवल पर मुज़ाकरात जारी थे अहदाफ के चुनाव के हवाले से, और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक जो तेल की तनसीबात हैं या एटमी तनसीबात है उन पे हमला नहीं किया गया है, बल्कि ताज़ा तरीन जो इसराइली मीडिया की जानिब से इतलात हैं वो ये हैं कि तीसरे चैनल के ज़रिए से, कुछ तीसरे ममालिक के ज़रिए से ईरान को पहले से बता दिया गया था कि तेल की तनसीबात और एटमी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जवाब में फिर ईरान भी जो है वो जो तेल की तनसीबात हैं मशरिक़ वस्ता में या इसराइल की जो एटमी तनसीबात है उनको निशाना ना बनाए। अलबत्ता जो बात मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि जो लेवल और स्केल है इस हमले का वो कोई बहुत बड़ा नज़र नहीं आता है। मैं समझता हूँ कि एक बैनुल-अक़वामी सतह पे जो दबाव है, खुसूसन अमरीकी दबाव भी था इसराइल पे, और मैं समझता हूँ कि जो पिछली दफ़ा ईरान ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था जिसकी सलाहियत अलामती तौर पे इसराइल को दिखा दी थी, जिसके पेश नज़र मैं समझता हूँ कि इसराइल ने निस्बतन कम स्केल और पैमाने का ये हमला किया है। और मैं ये भी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यूँ लग रहा है कि ईरानी मीडिया भी इसको कोई बहुत ज़्यादा तशवीश और बड़ी प्रोवोकेशन नहीं देख रहा। यूँ दिखाया जा रहा है कि किसी हद तक उनके हमले को प्ले डाउन किया जा रहा है और कोई बड़े पैमाने पे ईरान के अंदर गम व गुस्सा नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से जो सियासी दबाव होगा पासदाराने इनकलाब या ईरान की हुकूमत और क़यादत के ऊपर कि बहुत बड़े पैमाने पे जवाबी कार्रवाई की जाए, मैं समझता हूँ वो भी काफ़ी कम है। यानी ये हुज्जत तमाम की गई है इस वक्त। वो जो प्रेशर इजराइल के ऊपर बिल्ड हो रहा था और अमेरिका के ऊपर हो रहा था। अब ये बताइए कि ज़्यादातर मिसाइल जो है वो ईरान के रूसी साख्ता जो इनका डिफेंस सिस्टम है उसके ज़रिए रोक लिए गए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईरान की जो नेशन है, उनकी जो अफवाज हैं, उनका अज़्म, उनका हौसला
वो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं मुख्तसरन ये कहूंगा कि टाइम एंड ज्योग्राफी आर ऑन द ईरानियन साइड, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। जबकि टेक्नोलॉजी और मादी वसाइल यकीनी तौर पे इसराइल की जानिब ज़्यादा हैं, लेकिन अगर ईरान जो है इसका जवाब देना चाहे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तरीके से, एसिमेट्रिकल तरीके से, गैर रवायती तरीके से, तो उसके पास ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ईरान जो है वो किस हद तक इस मौजूदा कशीदगी को हवा देना चाहता है। क्या वो एक बड़े पैमाने पे इसराइल के खिलाफ हमला करेगा, या वो अपनी मुताहरिब जो हलीफ तंजीमें हैं उनके साथ भी उनका जरा दोनों मफरूजों के ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डाल लेना। अगर ईरान, क्योंकि स्ट्राइक बैक ये इस वक्त उसको प्रोवोक भी किया जा रहा है, खुद इजराइल जो है वो कह रहा है कि जवाबी कार्रवाई से बाज रखने की धमकियां दे रहा है। फिर अब जो बरतानवी वजीर आजम वो कह रहे हैं कि जनाब इसका जवाबी हमला ना किया जाए, इसका जवाब ना दिया जाए। फिर तीसरा अमरीका की तरफ से भी यही है कि जनाब इसको मजीद आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन अगर वहाँ की नेशन का एक आता है, या फिर आप उनको इस हद तक दीवार से लगा दें और उसमें वो कोई रिएक्शन देते हैं, तो क्या होगा? देखें, जो मुमकिना 3 उनके पास ऑप्शंस हैं, जो कि बाज़ इतलात के मुताबिक उनकी क़यादत की जानिब से ऑलरेडी जो फौजी क़यादत और पासदारान इनकलाब हैं उनको दी गई हैं, वो ये 3 हैं। अब देखना यह है कि इन तीनों का क्या इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से चंद का किया जाता है। एक तो यह है कि पिछली दफ़ा तकरीबन 180 या 181 जो मिसाइल और ड्रोन मारे गए थे, उससे कहीं बड़े पैमाने पे एक मिसाइल हमला एक ऑप्शन है इसराइल के ऊपर, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है, जिसको शायद उनका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम डिफीट नहीं कर सकता, और वो ज़्यादा एक्यूरेट भी हैं। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह के पास भी जो मगरबी असेसमेंट है उसके मुताबिक लाख से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल्स का ज़ख़ीरा मौजूद है, और वो रोज़ाना अलामती तौर पे तो हमला करते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ से भी हमला अभी तक किया नहीं गया। हालांकि आप जानते हैं हाल ही में एक ड्रोन जो हिजबुल्लाह ने लॉन्च किया था, वो खुद नेतन्याहू साहब की ज़ाती राइशगाह तक पहुँच गया था कामयाबी से। बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि ईरान के पास आखिरी जो सबसे बड़ा हरबा है, जो कि पूरी आलमी बरादरी को जंगबंदी पर मजबूर कर सकता है, वो ये है कि वो जो पर्शियन गल्फ है वहाँ पे जो समुद्री गुजरगाह है उसको वो चंद दिनों या हफ्तों के लिए बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया की तेल की और गैस की कीमतों में एक भूचाल आ सकता है, और वो आलमी बरादरी अमेरिका और इसराइल पर दबाव डाल सकती है कि वो फिलफौर इस कशीदगी को ख़त्म करे। ठीक, अब देखना ये कि इन 3 ऑप्शंस में क्या इस वक्त एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। सर, मौजूदा हालात में इस वक्त अरब ममालिक, सऊदी अरब समेत और दीगर अरब ममालिक, बिलखुसूस वो जिनको माजी में सामना करना पड़ा इजरायली जहरियत का, आप समझ रहे हैं कि कुछ अब वो अपने इस पैक्ट के ऊपर या अपने एक ये जो उनका ग्रुप है उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है, वो प्रो अमेरिका से या इजराइल से निकल कर वो ज्वाइन कर सकते हैं रशिया को, चाइना को और दीगर बिलखुसूस ईरान वाले ब्लॉक को? कुछ ऐसा हो सकता है? क्या वो सोच सकते हैं इस वक्त? बहुत अहम सवाल है। मुख्तसरन 3 एस्पेक्ट्स है आपके सवाल के जवाब में। पहली बात यह है कि ये एक हकीकत है कि सऊदी अरब बदलती हुई दुनिया में अमेरिका के साथ साथ चीन और रूस से भी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब जो है ब्रिक्स में और SCO में भी नुमाइंदगी चाहता है, और दूसरी जानिब वो चीन को भी एक बड़ी तेल की मंडी के तौर पर डेवलप कर रहा है। तीसरी बात यह है कि इस मौके पे उन्होंने भी इसराइल की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की है। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह कि चंद दिन कबल ईरान और सऊदी अरब की कुछ बहरिया की मशकें भी हुई हैं हाल ही में। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन बॉटम लाइन ये है सुल्तान साहब कि 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज तक हमास की जो कार्रवाई थी इसराइल के खिलाफ, उससे लेके आज तक अगर अमेरिका का असर व रसूख अरब ममालिक पे बहुत ज़्यादा होने के बावजूद अब अवामी सेंटिमेंट अरब ममालिक और स्ट्रीट में इतना इसराइल के खिलाफ गम गुस्सा बढ़ चुका है कि फौरी तौर पे
इसराइल के साथ ताल्लुकात की जो नॉर्मलाइजेशन है वो सियासी तौर पे मैं समझता हूं अरब ममालिक के लिए फौरी तौर पे पॉसिबल नहीं है। ठीक, और ज़ाहिर के ऐसे में वो जो अब्राहम अकॉर्ड है वो भी इस वक्त बैक बर्नर पर चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त शुक्रिया। नज़र एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मुल्क में इस वक्त जो मामलात हैं बिलखुसूस आइनी, अदालती और सियासी मामलात, ज़रा उनके ऊपर नज़र डालेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आज के दिन की बड़ी खबर, जस्टिस याया अफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील नौ कर दी गई और चीफ जस्टिस याया अफरीदी चेयरमैन, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इसके मेंबर्स हैं। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया ज़राए के मुताबिक। तो अब 26वीं आइनी तरक्की है, आइनी बेंचेस भी बनेंगी। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब आगे आने वाले दिनों में ये जो अदालती बहरान एक तरीके से आ चुका था, ये कूल डाउन होता है, चीज़ें आइडियली आगे बढ़ेंगी या इसमें भी कुछ मसाइल दरपेश होंगे, दरकार होंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो बुनियादी सवाल इस वक्त आपसे हर कोई कर रहा है कि आप पीटीआई की लीगल टीम के अहम तरीन मेंबर, फ्रंट फुट पे आप जाके दिफा करते थे, ऐसा क्या हुआ कि आपको लीगल टीम से फारिग किया गया? इसकी क्या बुनियादी वजह है? सबसे पहले तो ये जरा बताइएगा सर। मैंने तो आज भी इमरान खान साहब की पिटीशन फाइल की है, गौर साहब के मुझे कहा था। तो लीगल टीम कौन सी है? मैं तो खान साहब का वकील हूँ, और जो जेल में सोबतें थी उनके खिलाफ जो आज मैंने पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की है, परसों लगेगी इंशाल्लाह। नहीं तो कल जो कुछ भी हुआ वो क्या था फिर? सर मुझे तो ना किसी ने बताया, ना किसी ने मेरे से रब्ता किया है, और ना ही उन्होंने मुझे ये बताया कि आप किसी ने, अगर मुझे देखिए ना, वकील की होती है सर्विसेज, अगर मैं डिलीवरी दे रहा हूँ तो मैं रहूँगा, अगर मैं नहीं कर सकता तो ज़ाहिर है मेरे क्लाइंट का एब्सोल्यूट राइट है। हाँ। तो वो कोई भी वकील करें, वकील पोस्ट थोड़ी कर सकता कोई अपने आप को। नहीं, ये तो आप खालिसतन केसेस के हवाले से बात कर रहे हैं ना, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है कि आप ही के जो वकील हैं, जो और आपकी बिरादरी के लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं अपने प्रोफेशनल के हवाले से, लेकिन वो सियासत भी तो कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है कि पीटीआई को लीड भी कर रहे हैं। तो आप भी पीटीआई के अंदर शामिल थे, वकील तो जनाब चौधरी साहब आपके बिरादर अजीज़ भी हैं। देखिए, पीटीआई का मैं वकील जरूर हूँ, मैं सियासी ऑफिस होल्डर नहीं हूँ भी रहा, और मैंने कभी पीटीआई की जो सियासी साइड है वो सियासतदान देखे, मेरा तो उसमें है नहीं इनपुट। मेरा तो लीगल एडवाइस में इमरान खान साहब की और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में गौहर खान साहब की, उन्होंने मुझे जो है वो कहा कि आप करें, तो वो तो मैं तो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे करता हूँ। तो मुझे अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, कि अगर मैंने अर्ज किया ना कि हर किसी का राइट होता है, अगर कोई कहेगा कि आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए तो वो मुझे इंस्ट्रक्ट तो गौहर खान साहब करेंगे। तो आपकी बातों से मैं ये नतीजा अख्ज़ कर रहा हूँ कि बानी पीटीआई जो है उनका एतमाद आपके ऊपर बदस्तूर उसी तरह से मौजूद है, लेकिन ये सेकंड टियर में कहीं शायद कोई प्रॉब्लम आ रहा है। फिर वकील प्रोफेशनली जेलस तो होते हैं कि कामयाबी से, दूसरे नहीं होते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। देखें, बात यह है कि काम करना चाहिए, जो आप डिलीवर कर सकें डिलीवर करना चाहिए। अगर किसी को मेरी डिलीवरी से फ़ायदा हो रहा है, वो तो खान साहब हैं या फैमिली है, अगर कोई खिदमत उनकी कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल में खान साहब ने तो उस दिन जब मैं निकला तो मैंने उनको कहा कि ये पिटीशन में फाइल करने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा गो अहेड। तो मुझे तो किसी ने मना नहीं ना, उन्होंने मुझे तो, और कोई मना करे तो खान साहब की गो अहेड के बाद मैं तो दायरे सुनूंगा, तो किसी की नहीं, मैं तो सुनूंगा इमरान खान साहब की। तो गौहर साहब के चेयरमैन पीटीआई हैं, तो वो जो मुझे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑब्वियसली सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, गौहर साहब हैं, तो सलमान अकरम राजा साहब भी हैं। ये कुछ क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टी के अंदर कोई ग्रोह बंदी है, कोई ग्रुप बंदी है, पार्टी इंतशार दर इंतशार का शिकार है? इसके ऊपर कुछ कमेंट तो बनता है सर, आपकी राय जानना जरूरी है। देखें, एक जिनका आप नाम ले रहे हो, तो मेरे लिए इतना अहम नहीं कि मैं उनको डिस्कस करूं। गौहर खान साहब बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, बहुत मेरा दोस्त है, भाई है।
उनके लिए जो है ग्रुप बंदी की बातें मेरा ख्याल में ये गलत है। राय की डिफरेंस होती है, और जमहूरी पार्टियों में तो कोई भी राय की डिफरेंस होती है, और जमहूरी पार्टियों में ये होता रहता है, होना चाहिए। पार्टी जो है वो जाहिर है कोई एक ऐसा लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसी थोड़ी होती है जिसमें एक चेन ऑफ कमांड चले और ये और वो, या कोई किसी फर्म का कोई हेड है, कोई मुंशी थोड़ी होते हैं सारे। एवरीबडी हैज इट्स ओन ओपिनियन। अगर किसी की कोई बात बुरी लगी है, मुझे या तो बताएं ना ये सारे कि क्या है इशू, मेरे से इशू क्या है। सर यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कहा यह जा रहा है जो दूसरी तरफ की बातें जो मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही हैं कि शायद आपके हवाले से ये तासुर वहां पे महसूस हो रहा है कि कुछ चंद लोग हैं जो पार्टी से चले गए थे, आप उनको वापस लाने के लिए सरगर्म थे, और इसी हवाले से आप कुछ मुलाकातें भी कर रहे थे। ये इस वक्त बातें कही जा रही हैं। मैं तो तस्दीक के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ऐसा कुछ है क्या है ये? मसलन या तो फिर तफसील होगा किससे मुलाकात हुई और किसको मैंने लाना। दूसरी बात यह है कि ये जो करने वाले हैं बातें, कि इमरान खान साहब को वो बच्चा समझते हैं, वो रोटी को इमरान खान साहब को वो जानते नहीं है। और नोइंग इमरान खान साहब, मुझे अपनी हदूद का पता है कि मैंने क्या बात करनी है और कितनी करनी है। और जहाँ तक बात यह है कि अगर कोई शख्सियात पार्टी में लानी है या नहीं लानी है, ये मेरा शोबा नहीं है। मुझे पॉलिटिकल ड्यूटीज नहीं दी गई हैं, मुझे ड्यूटीज लेकिन कल आपका एक स्टेटमेंट कोट हो रहा था टीवी के ऊपर भी और अखबारों में भी कि आपने ये कहा कि मैंने खान साहब को डी चौक पे जो एहतजाज की सूरत हाल थी उसके बारे में सीधा सीधा आगाह कर दिया था। तो या तो आप कह रहे हैं कि वो मिसकोट हुआ है या गलत है? नहीं, वो तो मैंने किया। देखिए, जो मैंने बाहर देखा मैंने अंदर बताया, जो अंदर देखा वो बाहर बताया। तो सर यही बताइए ना, जरा थोड़ा सा बता दीजिए कि बाहर आपने क्या देखा और अंदर जाके आपने क्या बताया, और अंदर आपने क्या सुना जो बाहर आके बताया, प्लीज। टी चौक में जो एहतजाज हो रहा था उसमें वर्कर्स थे। वर्कर्स जो हैं वो बिल्कुल ये जो वो कोई नहीं थे। अली अमीन साहब को लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, मैं समझता हूँ कि वो गलत कर रहे हैं। अली अमीन साहब जैसे तैसे करके पहुंचे, स्वाति साहब डी चौक में पहुंचे। अब या तो वो तनकीद करे ना जो कि डी चौक में था, तो फिर तो समझ में बात आती है। वो कहें कि जी हम थे और ये चले गए, लेकिन वो साहबान जो के डी चौक, उनका राइट नहीं बनता। देखिए ना, कोई भी बात करनी है किसी के साथ, अली अमीन साहब के साथ तो मेरा राब्ता बड़े अर्ज से, मैं तो उनसे होती भी नहीं, बात भी नहीं हुई कभी मेरी उनसे। तो इश्यू इज दैट के, लेकिन उनके खिलाफ जो कोई अनफेयर बात करे तो बात तो गलत है। वो पहुंचे तो सही ना, चाहे रात को भी उन्होंने जब भी एक हर जगह पहुंचे। अहमद तनकीद के लिए एक सियासत में हर तनकीद हिस्सा होती है, और जो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, हु कांट टेक, ही शुड नॉट बी इन द किचन, कोई और काम करें। सियासत में तो यहाँ पे, और खास पीटीआई जैसी पार्टी जो जाहिर है उसमें बहुत ज्यादा मिडिल क्लास है और ये वो सारे लोग हैं, दे वोंट, वो तो तनकीद करेंगे, और तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। तनकीद तो होती है, पॉलिटिशियंस के ऊपर तो तनकीद होती है। फैसल चौधरी साहब, अब ये बताइए कि इस वक्त बुशरा बीबी जो हैं वो बाहर हैं और वो केपी चली गई हैं, वहां पर मौजूद हैं, और कहा जा रहा है कि जनाब वो अली अमीन गंडापुर के साथ मिलकर एक तहरीक चलाएंगी या मामलात को आगे बढ़ाएंगी। दूसरी जानिब जो खान साहब की हमशीराएं हैं वो भी इस वक्त आज़ाद हैं। तो आगे चल के आप क्या देख, पार्टी कौन लीड करेगा, किस तरह से करेगा, और क्या एक सेम पेज पे आपको नजर आ रही है या अलग अलग जो है वो लीडरशिप इसमें उभरती हुई नजर आ रही है पार्टी में? नहीं, देखिए बात यह है कि ये एक पॉलिटिकल कमेंट एनालिसिस आप कर सकते हैं। ज़ाहिर है मैं तो ऑब्वियसली इन चीजों का हिस्सा तो नहीं, मैं यही, क्योंकि आप वकालत और साथ साथ सियासत को दोनों को आप देख रहे हैं, तो कुछ एक आप और साहिब राय हैं आप, तो आपकी राय जानना चाह रहा हूं। मेरा ख्याल ये है कि देखिए, चाहे बेगम साहब तो घरेलू खातून है, और वो बिल्कुल ही, जब हम उनसे जेल के दौरान मिलते भी थे, बड़ी हौसला बाहिम्मत खातून है। एक जो बीवी होने का एक जो उनका एक सर बिल्कुल लास्ट में एक मिनट में और लेना चाहूंगा आपका फैसल साहब। इस वक्त अब जाहिर के मामलात, अदालती मामलात, बेंचेस के मामलात आपके सामने हैं। ये फरमाइएगा कि अब आगे आपको एक आइडियल अदलिया नजर आ रही है या फर्दर जो डिवीजन है वो मजीद आप उसमें नजर आएगी जो हम पीछे देखते हुए आए?
नहीं, डिवीजन तो आई थिंक याया अफरीदी साहब जो है ना, इज कैपेबल, ही इज वेरी नाइस पर्सन, वैसे बड़े जो आदमी है और बड़े स्वीट आदमी है, तो ही इज केपेबल टू ब्रिंग ऑल हिज जजेस ऑन वन पे, उनसे किसी की लड़ाई भी नहीं होगी, बिकॉज ही इज अनदर काइंड ऑफ पर्सन। अभी तक मैंने नहीं देखा वो किसी वकील के साथ बदतमीजी से बोले हो, या इवन वो तो केस डिसमिस भी करें तो बंदे को महसूस ही नहीं होता हाँ। कि हुआ है। मेरा ख्याल में ये जो, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ना 26वीं आईनी तरमीम की, ये पाकिस्तान में जो पेंडिंग लिटिगेशन है इसमें भी इजाफे का बायस बनेगी, और इसमें बहुत सारा होमवर्क नहीं किया गया है, ये ओवरनाइट की गई है, और इस ओवरनाइट में जो है बहुत सारा नुकसान लिटिगेंट्स का होगा। मुझे लगता है कि आने वाले चंद महीनों में ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन सकेंगे, ना उनकी फिक्सेशन या वो मामला जो है वो तय हो सकेंगे, और अगर किस किस्म का मामला जो है पार्लियामेंट से आया तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो आएगी। लेकिन मेरा पहले अगर ये कहा जाए कि जुडिशियल ओवर रीच था, तो अब पार्लियामेंट्री ओवर रीच इस हद तक हो गया है कि उन्होंने क्लॉग कर लिया है जाके सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम, और वो जब तक पार्लियामेंट दोबारा अपने सफेयर में नहीं आएगी, इंतजामिया अपने सफेयर में नहीं जाएगी और जुडिशरी अपने सफेयर में नहीं जाएगी, यानी आप नियर फ्यूचर तो अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख रहे हैं, जिसके बाद इसको शायद रिव्यू किया जाए, या फिर जो आपका एनालिसिस है वो उस तरीके से। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके कमेंट। इस वक्त हम अहम तरीन मामले पे जाने, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद मौजूदा सूरत हाल में जमात इस्लामी कहाँ स्टैंड कर रही है, उनकी क्या स्टैंडिंग है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जानेंगे। लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मौजूदा सियासी और आइनी मामलात पर जानेंगे कि जमात इस्लामी का इस वक्त क्या स्टैंड है। लियाकत बलोच साहब जो कि नाइब अमीर जमात इस्लामी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक आध दिन पहले मैं आपका एक हालिया बयान पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा कि आइनी तरमीम के हवाले से नून लीग से जो काम लेना था वो लिया जा चुका है, और अब जल्द ही सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है, जबकि पीपल्स पार्टी का रोल इसमें कलीदी होगा। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप इसमें, जरा बताइएगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, माजी की जो सियासी तारीख है और पार्लिमानी जितने भी सूरत हाल होती है, और जिसमें कोई एक ग्रुप जो है कि वो सादा अक्सरियत में हुकूमत में नहीं होता और बहुत सारे लोगों को मिला के हुकूमतें बनती हैं। अगर सियासी तौर पर बहुत ही सादा सी बात हो तो फिर तो इसमें कोई मसला नहीं होता कि ये एक जमहूरी हक है। लेकिन जहाँ पस मंजर में कुछ और कुव्वतें काम कर रही हों, और ख़ास तौर पर ये 26वीं आईनी तरमीम के मरहले पर आप देखें कि भी जो ओरिजिनल मुसवदा कहाँ से आया, उसको हुकूमत ने या वजीर कानून ने पेश किया, लेकिन फिर बहुत सारे अवामिल जो हैं कि उसमें दाखिल होते चले गए, और मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी ना उन आईनी तरमीम पर लोगों को कायल कर सकें, और ना ही उसको मंजूर करवाने के लिए वो एक माहौल और एक बेस मजबूत मुहैया कर सकी। ठीक हुए तो मेरी जो इसमें तजज़िये की बुनियाद पर है कि जब ग्रुप जो है कि जिसको किसी की सरपरस्ती हासिल हो और वो चीज़ों को ना डिलीवर कर सके, तो फिर जिन्हें इस मकसद के लिए बहुत एक्टिवली आगे किया गया या उनसे काम लिया गया, तो शायद फिर उनके लिए भी कोई रास्ता खुल जाए। लेकिन सर उसके लिए भी तो नंबर गेम इंपॉर्टेंट होगा ना, उस तब्दीली के लिए भी। तो जो इस नंबर गेम में इस वक्त इकट्ठे थे और जिस बुनियाद पर इकट्ठे थे और जिस दबाव पर इकट्ठे थे, तो वो माहौल तो फिर भी बन जाएगा। अच्छा, आपने 26वीं आईनी तरमीम की बात की, अब तो कहा जा रहा है कि जनाब एक दो दिन में 27वीं आईनी तरमीम जो है वो भी पेश कर दी जाएगी, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि हुकूमत जो है वो 27th अमेंडमेंट के साथ मजबूत खड़ी होगी, जरा उसकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग होगी? अभी भी कोई हुकूमत अगर मुस्लिम लीग का नाम है तो अक्सरियत तो उनके पास नहीं है, तो 2/3 मेजॉरिटी के लिए तो फिर वही गन चक्कर चलेगा नहीं, और उसमें सबको फिर इकट्ठा करने का एहतमाम होगा। और वो कौन करेगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो फिर डिक्लेयर कर दिया है कि 27th अमेंडमेंट के हम नहीं मानेंगे, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। तो इसलिए ये एक नया पंडोरा बॉक्स तो खुलेगा।
अब ये 26वीं आईनी तरमीम के भी 3 पहलू बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि जो हुकूमत खुद मशकूक है और उसकी बुनियाद भी कोई लीगल और बहुत मजबूत नहीं है, और फिर इनके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, और जबरदस्ती की एक 2/3 मेजॉरिटी की है। फिर इसी तरह जो नहीं, फर्ज करें सर बीच में खता कलामी माफ, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला रिजर्व सीट्स के हवाले से आ जाता है हुकूमत के उसमें, तो 2/3 मेजॉरिटी तो फिर आ जाएगी। फिर हो सकता है कि उनको 27वीं तरमीम के लिए मौलाना साहब की भी जरूरत ना पड़े। हाँ, मेरा ख्याल है अगर वो चीजें कोई एक्शन में आएंगी तो फिर ही बात चलेगी ना जी। जो इस वक्त जो गिवन सिचुएशन है, लम्हे मौजूद में जो चीज है, बात तो उसी पर ही होगी ना। और अगर वो चीजें होंगी तो वो बताते खुद फिर एक नया शकूक, नए शुबात पैदा कर देंगी। दूसरा जो है कि भी इस 26वीं आनी तरमीम में जो 27वीं आनी तरमीम को लाने की बात की जा रही है, यही बात है कि जो एक सुकम मौजूद है, अब इस पर अमल दरामद करना भी कोई इतनी आसान बात इनको नजर नहीं आ रही। और तीसरा ये है कि भी जो बेसिक राइट्स की जो हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और उसमें इस अमेंडमेंट के जरिए उसको काफी मुबालगों में और बहुत सारी चीजों के अंदर जा दिया गया है। तो इसलिए जब एक प्रैक्टिकली चीजें अब आगे बढ़ रही हैं तो उससे कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में, ऐसे बारे में सर एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि इस वक्त जाहिर है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अब चले गए और अब जस्टिस याया अफरीदी साहब आ गए हैं, तो इनके आने और जाने के दरमियान बहुत सारी चीज़ें बिलखुसूस इस तरमीम को देखकर हमने देखी, और जो वाज़ेह चीज़ नज़र आई वो डिवीज़न नज़र आई इस वक्त इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो आप समझ रहे हैं कि ये अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी या आगे और हालात जो हैं वो और संगीन होंगे इस हवाले से, इस डिवीज़न के हवाले से? मेरा ख्याल है जी कि भाई इसमें पॉलिटिकली भी कोई बहुत स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी, बल्कि इसके अंदर जो एक खींचतानी है और ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा ये है कि भी जुडिशरी में भी अब देखें जो काजी साहब की रुखसती पर जो एक रेफरेंस हुआ, उसमें भी 6 जज हजरात तो मौजूद नहीं थे, बल्कि मंसूर अली शाह साहब का जो खत है अमलन वो उस डिवीजन की एक नुमाइंदगी ही कर रहा है। तो इशू तो यही मौजूद रहेगा कि भाई जो अदालती डिवीजन है और चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है, ये बजाते खुद जो है कि सिर्फ एक जज नहीं, 5 जजेस के लिए ये एक मुस्तकिल तौर पर एक मौजूद रहेगा कि किस तरीके से किसका हक महफूज है। तो मैं समझता हूँ कि इस आईनी तरमीम के होने के बावजूद भी अदालती डिवीजन भी और जो सियासी अनरेस्ट है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी, और जिस इस्तेकाम की तलाश में है और वो जो बदनीयती पर मबनी सारी आईनी तरामीम है वो इसके लिए मजीद एक फ्यूल मुहैया करती रहेंगी। अच्छा, ऐसे में जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब आप भी अदलिया की तहरीक, एक आज़ाद अदलिया की तहरीक के लिए तहरीक शुरू करने वाले। देखें, तहरीक के ज़ाहिर है बहुत सारे पहलू हैं। हमने तो बिल्कुल डिक्लेयर्ड हमारा मौक़िफ़ है। हमने पहले मरहले में PTI को भी और अपोजिशन की बाकी जमातों से कहा कि जब ये सारी चीज़ें एक मुतनाज़ा हैं तो इसमें अपने आप को मुज़ाकरात में एंगेज नहीं करना चाहिए। दूसरा उसमें ये है कि हमने इसके फौरी बाद हाफिज नईम रहमान साहब ने जमात पूरा मौक़िफ़ डिक्लेयर किया है। तीसरा जो वकला के साथ भी हमारी नशिस्तें जारी हैं, ये जो आपके साथ थोड़ी ताखीर हो गई रास्ते में और मैं ज़ूम पर वो सारा लिंक नहीं बना सका जी, उसकी वजह भी थी कि वो कला की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, उनके साथ डिस्कशन थी। तो पहला मरहला तो यही होगा कि भी हम जो सीनियर लॉयर्स हैं उनके मशावरत के साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में चैलेंज करने की तरफ जाएंगे, और अभी ये मशावरत हमारी जारी है। और ये किस लेवल के ऊपर है ये भी बताइएगा कि कब इसको एग्जीक्यूट कब करेंगे, कुछ इस पे टाइमलाइन वगैरह है? तो भी जाहिर है टाइम लिमिट होता है ना, उसी के अंदर अंदर ही ये चीजें करनी होंगी और इंशाल्लाह इसको करेंगे। ठीक, अच्छा, ये भी फैसला तो है कि भी हमें इसमें जाना है। बाकी ये है कि भी जाहिर है कि भी ये एक टोटली एक लॉ इशू होता है
और वकला ही इस सिलसिले में एक बेहतर ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं और उसी में ही फाइनल डिसीजन हम लेंगे। अच्छा सर ये भी बताइएगा, आपने पीटीआई को मशवरा दिया था कि ऑपोजिशन जमात का हिस्सा ना बने, वो उन्होंने उस वक्त हिस्सा बने? नहीं, डायलॉग एग्जैक्टली डायलॉग, लेकिन बाद में उन्होंने रिस्ट्रेन किया अपने आप को इस प्रोसेस से पूरे, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि भी ठीक है जो बाद में उन्होंने उसका बाइकाट किया, हम उसको भी वेलकम करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली तो यही था कि भी जब इस तर्ज की एक मैलाफाइड प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं तो उनकी बहुत ही नरमी से, और पंजाबी में कहते हैं कि पोले पोले पैरें जो है वो सबको अंगेज करते हैं और अपना हदफ हासिल कर लेते हैं। बाद में यही होता है कि देखें आप सारे प्रोसेस में शरीक हैं, आपने मुज़ाकरात में बैठ के इत्तेफाक किया है, आपने कहा कि भी इस पैकेज से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, तो जो चीज उन्होंने हासिल करनी थी मुज़ाकरात में अंगेज करके वो तो उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन अच्छा किया पीटीआई ने आखिरी मरहले पर उससे अपने आप को अलग कर लिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। नाइब अमीर जमात के साथ मौजूद थे और जो उन्होंने कहा कि वकला के साथ इंगेजमेंट इस वक्त जारी है और जल्द ही जमात इस्लामी भी आज़ाद अदलिया जो कि इस आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज और ये सारी कॉल्स और उसको पिटिशन जो है इसके ख़िलाफ़ फ़ाइल की जाएगी जमात इस्लामी की तरफ से भी, और वो सपोर्ट करेंगे वकला तहरीक को अगर इस हवाले से कुछ पेशरफ्त आगे बढ़ती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।